आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। वाह, क्या गांव है। मैंने इतना खूबसूरत गांव पहले कभी नहीं देखा, राम ने कहा और फिर उस गांव की खूबसूरती को निहारने लगा। ये गांव जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक भी। सरजी उनके पास आए। एक करीब 16-17 साल के लड़के ने कहा, खतरनाक भाई, वो क्यों? राम ने मन में जानने की उत्सुकता बढ़ गई। कहते हैं इससे पहले लड़का आगे कुछ बोल पाता, गांव के एक आदमी ने उसे बुलाया। ए राजनवा, जरा यहाँ आवा। आया काका, उस लड़के ने जवाब दिया और उधर चला गया। वो 4 लोगों का ग्रुप था, राम, सुमित, प्रिया और मोहिनी। और वो 3 पहाड़ियों के बीच बसे रामपुर गांव में खड़े थे। 3 पहाड़ियों के बीच बसे इस गांव की खूबसूरती पूरी दुनिया में मशहूर थी। ये लोग छोटी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाते थे और उसी वजह से वो इस गांव में आए थे। हाँ यार राम, ये गांव तो सचमुच में बहुत ही खूबसूरत है। मैं तो जैसे यहाँ आकर इसकी खूबसूरती में खो ही गई हूँ, प्रिया ने कहा और फिर अपने हाथों में गोल गोल घुमाकर घूमती हुई इधर उधर देखने लगी। वो हरा भरा, चारों तरफ बगीचों से ढका हुआ, नदियों और झरनों के बीच जैसे उनके गोद में बसा हुआ एक गांव था। वहाँ पक्षियों का कलरव भी एक मधुर संगीत की आवाज़ की तरह सुनाई पड़ता था। लेकिन वहाँ पहुँचना बहुत ही मुश्किल काम था। वहाँ पहुँचने के लिए पहाड़ पर चढ़कर जाना पड़ता था, क्योंकि वो ज़मीन से करीब 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर था। कहते हैं वो दुनिया की सबसे खूबसूरत गाँवों में से एक था। लेकिन वो कहते हैं ना, जो चीज़ जितनी खूबसूरत होती है उसे नज़र भी उतनी ही जल्दी लगती है। ऐसा ही कुछ इस गांव के साथ भी हुआ। भैया चलिए, हम आपको एक गांव दिखाते हैं। उस लड़के ने, जिसका नाम राजन था, दोबारा उन लोगों के पास आते हुए कहा, हाँ चलो दिखाओ जल्दी से। हम तो कब से ये गांव देखने के लिए बेचैन हैं, ताकि जल्दी से जल्दी अपनी डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग शुरू कर सकें, सुमित ने कहा। और वो अपना कैमरा लेकर उस लड़के के पीछे चलने लगा। उसके साथ ही बाकी सब भी अपना अपना सामान और बैग के साथ राजन के पीछे चल दिए। वो अभी कुछ देर पहले ही चढ़ाई करके ऊपर आए थे। राजन उन लोगों को लेकर पूरा गांव दिखाने लगा। जब भी बाहर से कोई उस गांव में आता था तो राजन एक गाइड की तरह उन्हें गांव घुमाता था। राजन ने उन्हें गांव के सारे बाग बगीचे, नदियाँ, झरने सब कुछ दिखा दिए। साथ ही साथ उन लोगों ने ये भी डिसाइड कर लिया कि वो लोग किस जगह की शूट कौन सी जगह पर करेंगे। पूरा गांव घुमाने के बाद राजन उन्हें उस गांव के लास्ट में बने एको पॉइंट पर ले गया, जहां से चिल्लाने पर आवाज़ वापस आती थी। वो उस गांव की सबसे ऊपरी जगह थी, जहां से नीचे की खूबसूरती बहुत ही अच्छे से दिखाई पड़ती थी। सबसे पहले राजन ने वहां खड़े होकर अपना नाम चिल्लाया तो सबको उसकी आवाज़ वापस सुनाई दी। दूसरे नंबर पर राम जाने लगा तो प्रिया उससे झगड़ा करने लगी कि वो पहले जाएगी। वो दोनों आपस में झगड़ ही रहे थे कि मोहिनी वहां पहुंचकर अपना नाम चिल्लाई, मोहिनी। तो दूसरी तरफ से आवाज़ आई, मरोगे। मोहिनी डर से पीछे हट गई। तभी बारी बारी से सबने अपना नाम पुकारा और हर बार एक ही आवाज़ आई, मरोगे। सब डर से पीछे हट गए। तभी उन्होंने देखा कि वहाँ से बवंडर सा बड़ा एक कुछ उठने लगा। वहाँ आसपास कहीं भी धूल नहीं थी, लेकिन धूल भरी आंधियाँ चलने लगी। उन सब ने एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। तभी राम ने राजन से कहा, ये सब क्या है?
भैया ये बवंडर है, यहाँ जब भी कोई बाहर से आता है तो अक्सर ये उठा करता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? प्रिया ने सवाल किया। वो तो हमको भी नहीं पता, राजन ने कहा और फिर से गांव की तरफ बढ़ने लगा। बाकी सब भी उसके पीछे पीछे ही एक दूसरे का हाथ पकड़े गांव की तरफ आगे बढ़ने लगे। जैसे ही वो गांव में पहुंचे, बवंडर अपने आप ही थम गया। उन लोगों ने एक दूसरे का हाथ छोड़ा और भगवान का शुक्रिया अदा किया। चलिए भैया, हम आप लोगों के लिए रुकने की व्यवस्था कर देते हैं और हमारी मुलाकात अब कल ही होगी, राजन ने कहा। ठीक है चलो, राम ने कहा और फिर उसके पीछे पीछे चलने लगा। कुछ दूर चलने के बाद अचानक प्रिया की नज़र किसी चीज़ पर पड़ी और वो ठिठक कर रुक गई। उसको रुकता देख बाकी सब भी वहीं रुक गए। क्या हुआ, तुम अचानक रुक क्यों गई? राम ने सवाल किया। प्रिया ने अपनी उंगली से कुछ इशारा किया और फिर बोली, उधर वहां पर देखो, वहां पर क्या लिखा है? राम ने उधर देखा तो उसे घर के गेट पर कुछ लिखा दिखाई दिया। राम ने तेज आवाज में उसे पढ़ा, नालेबा, इसका मतलब होता है कल लाना। ये पढ़कर राम भी कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया। बाकी सब भी उसको पढ़ने लगे। उन्होंने आसपास के घरों में नज़र दौड़ाई तो उन्हें हर घर के गेट पर यही लिखा दिखाई दिया। राम अब राजन को देखकर बोला, इतने सुंदर गांव के हर गेट पर ऐसा क्यों लिखा है राजन? भैया ये नज़र के लिए है, काले टीके की तरह। इसे लिखने से इस गांव को कभी नज़र नहीं लगती, राजन ने जवाब दिया। फिर भी कोई तो वजह होगा कि सबने अपने गेट पर यही सब लिखा है। वो कहा है ना कि हम ज़्यादा तो नहीं जानते, बस गांव वालों का ऐसा मानना है कि लिखने से भूत प्रेत घर नहीं आते हैं, राजन ने सीधा सा जवाब दिया। क्या भूत प्रेत? ये सब थोड़ी होता है, गांव वाले सारे गवार हैं, मोहिनी बोली। छोड़ो मोहिनी ये सारी बातें, चलो अपना अपना कमरा देख लेते हैं, राम ने कहा। हाँ चलिए भैया, राजन ने कहा और वो दोबारा से चलने लगा। बाकी सब भी उसके पीछे चलने लगे। वो लोग एक धर्मशाला के सामने जाकर रुके। तभी राजन ने कहा, आज की रात यहीं गुजारिए, अब हमारी कल मुलाकात होगी। राजन जैसे ही वहां से जाने लगा तो प्रिया, जो अभी तक किसी सोच में डूबी थी, उसने राजन से पूछा, राजन क्या तुम इन भूत प्रेतों पर विश्वास करते हो? क्या वाकई ये सारी चीज़ें होती है? हाँ दीदी, हम तो मानते हैं, जैसे इस दुनिया में भगवान होते हैं वैसे ही शैतान भी होते हैं। अच्छा दीदी, अब कल बात करेंगे। वो क्या है कि इस गांव में शाम 7 बजे के बाद किसी का भी घर से निकलना मना है, राजन ने जवाब दिया। ऐसा क्यों? बस लोग मानते हैं, राजन ने कहा और वो वहां से चला गया। वो सारे लोग अपना बैग संभाले अंदर आए तो अंदर सिर्फ एक आदमी था जिसे सामान्य भाषा में केयर टेकर कहते हैं। उसने उन लोगों को 2 कमरे दिखाए, जिसमें एक में राम और सुमित रुक गए और वहीं दूसरे कमरे में प्रिया और मोहिनी। उसने बोला कि वो रात में किसी भी हालत में अपने कमरे से बाहर ना निकलें और कहा कि उनका खाना उनके कमरे में ही आ जाएगा। इतना कहने के बाद वो आदमी भी वहां से चला गया। कुछ देर बाद एक औरत खाना लेकर आई और खाना देकर वो भी चली गई। अब पूरे धर्मशाला में सिर्फ वो चारों ही थे। रात के करीब 11 बजे प्रिया की नींद खुली तो उसने देखा मोहिनी वहां नहीं थी। वो उठकर बाहर गई और उसने राम और सुमित को जगाया। उन लोगों ने चारों तरफ ढूंढा तो मोहिनी छत पर बैठी किसी से बातें कर रहे थे। जैसे ही वो लोग उसे बुलाने के लिए जाने लगे, अचानक से वहां की सारी लाइट्स बंद हो गई और एक तेज हवा का झोंका चलने लगा।
आसपास के जानवरों के रोने और चिल्लाने की आवाज़ और तेज हो गई। मोहिनी ने भी ये चीज़ अनुभव की, लेकिन जैसे ही वो नीचे आने के लिए आगे बढ़ी, एक लाल आंखों वाला साया उसके सामने आ खड़ा हो गया। मोहिनी तेजी से चिल्लाई। बाकी सबने भी उस साए को देखा, लेकिन इससे पहले कि वो लोग कुछ करते हैं या फिर कुछ सोचते हैं, वो साया मोहिनी को वहां से लेकर गायब हो चुका था। प्रिया डर से राम के सीने से चिपक गई। सुमित भी एक कोने में दीवार पकड़े खड़ा था। अब तीनों एक ही कमरे में जाकर बैठ गए और उन्होंने डरते डरते रात गुजारी। सुबह होने पर जब केयर टेकर आया तो उन्होंने उसे मोहिनी के गायब होने की बात बताई। उसको सुनकर केयर टेकर ने उनसे कहा कि उसने तो पहले ही मना किया था कमरों से बाहर नहीं निकलने को, लेकिन वो लोग नहीं माने तो अब वो भी कुछ नहीं कर सकता। क्यों आप कुछ नहीं कर सकते? वो कौन था? कुछ तो जानते होंगे ना आप? प्रिया ने थोड़ा गुस्से में कहा। हम कुछ नहीं जानते, बस ये कि ये गांव श्रापित है और यहाँ बाहर से आने वाला हर शख्स उसकी मौत तय है, केयर टेकर ने कहा। लेकिन ऐसा क्यों है? कोई तो कारण होगा ना? इस बार राम ने पूछा। वो सब मैं नहीं जानता, पर कोई तो जानता होगा ना? सुमित ने पूछा। हाँ, इस गांव के बाहर एक बाबा रहते हैं कुटिया बनाकर, बस वही कुछ बता सकते हैं शायद। उन तक पहुंचने का रास्ता? राम ने पूछा। इस गांव में जो नदी बनी है उसी के बगल से रास्ता गया है कुटिया का, लेकिन संभल कर जाना, क्योंकि आज तक वहां कोई भी पहुंच नहीं पाया। वो किसी को भी वहां पर पहुंचने नहीं देता। वो कौन? वही साया जो तुम्हारी दोस्त को लेकर गया है, केयर टेकर ने जवाब दिया और फिर अपने काम पर लग गया। इधर ये तीनों अपना बैग लेकर उस कुटिया की तरफ चल पड़े। जैसे ही वो नदी से थोड़ा आगे बढ़े, तेज बवंडर चलने लगा। वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तभी अचानक उस बवंडर ने सुमित को उठाकर पटक दिया, जिससे उसकी हड्डियां टूट गई। प्रिया ने राम का हाथ पकड़ा हुआ था, तभी वो साया उनके सामने आ गया। उसने औरतों वाले कपड़े पहन रखे थे, जबकि उसका चेहरा आदमी का था। उसकी आंखों में अंगारे धधक रहे थे। वो उड़कर सुमित के ऊपर बैठ गया और उसके शरीर को अपने बड़े बड़े नाखूनों से फाड़ दिया। ये देखकर प्रिया की चीख निकल गई। बाबा की कुटिया अब सामने ही दिख रहे थे। सुमित को मारने के बाद वो साया अब राम और प्रिया की तरफ बढ़ने लगा। राम ने प्रिया को कुटिया की तरफ धक्का दे दिया और खुद उस साए के सामने खड़ा हो गया। उस साए ने राम को उठाकर पटक दिया और एक गुर्राहट के साथ चिल्लाया, कोई नहीं बचेगा यहाँ, बाहर से आने वाले सारे लोग मरेंगे। फिर उसने राम को भी सुमित की तरह ही चीर डाला। प्रिया तेज आवाज में रोने लगी। साया अब उसकी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन वो प्रिया को छू नहीं सका, क्योंकि वो कुटिया के अंदर प्रवेश कर गए थे। उसने देखा वहां पर एक साधु बैठ तपस्या कर रहा था। प्रिया उनके चरणों के पास जाकर बैठ गई और बोली, बाबा मुझे बचा लीजिए। उस साधु ने आंखें खोली और प्रिया को अपने पास बैठने के लिए कहा। तभी प्रिया ने उससे सवाल किया, बाबा वो साया कौन है और वो ये सब क्यों कर रहा है? तो इस पर बाबा ने कहा, तुम पहली इंसान हो जो यहाँ तक पहुंची हो। इसका मतलब उसकी मुक्ति भी तुम्हारे हाथों ही होगी। आगे बाबा ने बताया, इसलिए अब तुम्हें पूरी बात बताता हूँ। वो साया कोई और नहीं बल्कि मेरा बेटा है। वो जन्म से ही नपुंसक पैदा हुआ था, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी शक्ति थी। उसकी मुंह की कही कोई भी बात झूठी साबित नहीं होती थी। वो जो भी बोलता सब सच होता था। गांव में कभी भी कोई उसका मजाक नहीं बनाता था, लेकिन एक बार तुम्हारे जैसे ही बाहर से
एक लड़के लड़कियों का ग्रुप घूमने आया और वो हमारे ही घर में रुके। उसमें से एक लड़की थी जिसका नाम दीपाली था। उस पर मेरे बेटे का दिल आ गया। पहले तो वो लड़की बहुत अच्छे से मेरे बेटे से बात करती, लेकिन जब उसे पता चला कि वो नपुंसक है तो उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसका बहुत मजाक उड़ाया। उनकी इन सारी बातों को मेरा बेटा सहन नहीं कर सका और उसने फांसी लगा ली। जब मैंने अपने बेटे की ऐसी हालत देखी तो मैंने क्रोध में आकर श्राप दे दिया कि इस गांव में कोई भी बाहरी व्यक्ति जो आएगा वो जिंदा नहीं रहेगा। मैंने अपने बेटे की आत्मा को इस गांव से बांध दिया जिससे वो मुक्त नहीं हो सका, और तब से लेकर आज तक यहाँ जो भी बाहर से आया है वो जिंदा नहीं बचा। गांव वालों को भी डर है कि किसी दिन मेरा बेटा उन्हें नुकसान न पहुंचाए, इसलिए उन्होंने अपने घरों के बाहर लिख रखा है नालेबा। लेकिन अब मैं भी चाहता हूँ कि ये सारा खेल खत्म हो जाए और मेरे बेटे को मुक्ति मिल सके। उसकी मुक्ति के लिए क्या करना होगा बाबा? प्रिया ने कहा। और फिर बाबा ने बताया कि उन्हें एक यज्ञ करना पड़ेगा जिसमें प्रिया को साथ देना होगा, जिसके बाद वो दोनों यज्ञ की तैयारी करने लगे। थोड़ी ही देर में यज्ञ शुरू हो गया और प्रिया ने बाबा का साथ दिया। जैसे जैसे वो लोग यज्ञ करते गए उनके आंखों के सामने से वो साया जैसे हवा में लुप्त होता चला गया और फिर कभी भी वो साया उस गांव में नजर नहीं आया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।